सभी को नमस्कार। जैसा कि हम लोग 17 जनवरी 2022 को आयोजित परीक्षा का PYQ कर रहे हैं, तो उसी में हम देखते हैं आगे का सवाल। सवाल कहता है कि एक त्रिभुजाकार पिरामिड के जाल में कितने त्रिभुजाकार फलक होते हैं। ठीक है, इसको सिंपली देखिए कि त्रिभुजाकार पिरामिड बनाना है। ये इस तरीके का होता है। ये इस तरीके का त्रिभुजाकार पिरामिड होता है। त्रिभुजाकार पिरामिड है, त्रिभुजाकार पिरामिड है। इसमें क्या होता है कि एक त्रिभुज नीचे से रहता है और बाद बाकी इसके बाद इसके ऊपर तीन त्रिभुज रहता है। जैसे एक ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है। तो इस तरीके से रहता है, दो त्रिभुज और एक त्रिभुज इधर से रहता है। तो तीन त्रिभुज ऊपर और नीचे का आधार जो होता है वो भी त्रिभुजाकार ही होता है। तो कुल तीन ऊपर और एक नीचे, इस तरीका से तीन और एक चार फलक होते हैं। इसमें त्रिभुजाकार पिरामिड में कुल चार फलक होते हैं, एक नीचे और तीन ऊपर, कुल चार फलक होते हैं, यानी कि चार सतह होते हैं। इसलिए इसका दूसरा नाम चतुष्फलकीय भी होता है। इसलिए इसका नाम चतुष्फलकीय भी होता है। अंग्रेजी में इसको टेट्राहेड्रन बोलते हैं, टेट्राहेड्रन बोलते हैं। और चारों ही सतह का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल, वो बराबर होता है। तो हमको यहां सिर्फ बताना है कि कितने त्रिभुजाकार फलक हैं। तो एक त्रिभुजाकार नीचे और तीन ऊपर से, तीन एक चार, यानी ऑप्शन नंबर एक आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि वासु के पास एक बाल्टी है जिसमें 37.1/4 लीटर दूध आ सकता है। वह उससे 250 मिलीलीटर की छोटी बोतलें भरकर बाजार में दूध बेचना चाहता था। सवाल में था लिखा हुआ लेकिन यहां है होगा। वह इस दूध से कितनी छोटी बोतलें भर सकता है। देखिए, टोटल दूध जो बाल्टी में आता है वो आता है 37.1/4 लीटर, और छोटी बोतल जिसमें उनको भरना है उनकी धारिता है 250 मिलीलीटर। वहां दिया है लीटर में, यहां दिया है मिलीलीटर में। ठीक है, तो करना क्या है कि टोटल दूध में इससे भाग कर देना है, छोटी बोतलों की संख्या आ जाएगी। बस यहां पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे पहले कुल दूध या बाल्टी की धारिता। कुल दूध या बाल्टी की धारिता कितनी है, वो दिया हुआ है 37.1/4 लीटर दिया हुआ है। अभी तो ये दिया हुआ है आपको संयुक्त भिन्न में, इसको हम लोग पहले बदल लेंगे विषम भिन्न में। तो इसका पूर्णांक तोड़ते हैं, सिंपल समझिए। 4 से गुना कर देंगे 37 में, 4 गुना 37 हो जाएगा, 4 गुना 37 और एक जुट जाएगा, ऊपर वाला जुट जाता है, नीचे में जो है वही रहता है। इतना क्या हो गया, लीटर हो गया। तो 37 गुने 4, तो 7 चौके 28 का 8 हासिल 2, 4 3 12, 2 14 प्लस 1/4 लीटर हो गया। यानी 148 और 149/4 ये लीटर है। ठीक है, एक बोतल की धारिता कितनी है, एक बोतल की धारिता कितनी है, 250 मिलीलीटर है। ठीक है, देखिए कुल दूध जो दिया है वो लीटर में दिया है और एक बोतल धारिता दिया हुआ है मिलीलीटर में। दोनों को बस एक करना है। आप क्या कीजिए, इस लीटर को बदल दीजिए मिलीलीटर में, और यहां पर है मिलीलीटर, एक हो जाएगा, फिर इसमें इससे भाग कर दीजिए, या फिर इस मिलीलीटर को बदल दीजिए लीटर में, यहां लीटर है ही, तब इससे भाग कर दीजिए। दोनों में से कोई एक काम करना है ताकि दोनों राशि जो है एक आ जाए। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको बदल देते हैं लीटर में। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि एक लीटर में जो होता है वो 1000 मिलीलीटर होता है। तो लीटर बड़ी इकाई है, मिलीलीटर छोटी इकाई है। तो छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलना है तो 1000 से हम लोग भाग कर देंगे। यानी 250 में यहां पर यदि हम 1000 से भाग कर देंगे तो ये बन जाएगा आपको लीटर। देखिए यहां पे हो रहा है 0 से 0 कट जाएगा, 25 का 25, 25 चौके 100,
यानी 1/4 लीटर हो गया। अब देखिए कुल दूध की धारिता भी लीटर में हमको है ही, और एक बोतल की धारिता को भी हमने लीटर में बदल लिया 1000 से भाग देके। देखेंगे अब इसीलिए बोतलों की संख्या, जिसमें दूध हटेगा, बोतलों की संख्या, तो कुल दूध कितना है 149/4 लीटर। अब भाग कर देंगे हम लोग 1/4 यानी एक बोतल की धारिता से। ध्यान से देखिएगा 149/4 लीटर, भाग को जैसे ही गुना करेंगे हम लोग तो ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा 4/1 लीटर। इससे ये खत्म, मतलब कट क्रॉस हो जाएगा, दोनों 4 बराबर, 4 एकम 4, 4 एकम 4, क्या सब बचा 149 गुना 1 यानी 149 बटे 1 गुना 1 तो 1 से भाग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरीका से आपको 149 प्राप्त हो गया। यानी इस दूध से ऐसे बोतल 149 को भर देंगे। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड मेथड में हम क्या करेंगे, इसको अभी हम बदले थे लीटर में, तब दोनों एक हुआ था। इस बार लीटर को ही बदल देंगे मिलीलीटर में, तब दोनों बराबर हो जाएगा। तो उस तरीका से हम लोग करके देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि चूंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, यानी कि इसको लिखिए 1L बराबर 1000 ml। ml आप लोग सुने होंगे मिलीलीटर। तो लीटर बड़ी इकाई है, मिलीलीटर छोटी इकाई है। तो बड़ी इकाई को जब हम छोटी इकाई में बदलेंगे तो 1000 से गुना हो जाएगा। यानी ये लीटर है, यदि इसको हम 1000 से गुना कर दें, 1000 से गुना कर दें तो ये बन जाएगा आपको मिलीलीटर। क्लियर है? अब इसको आप कन्वर्ट नहीं भी करिएगा, कर सकते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 4 5 20, 250। ये हो गया आपको 149 गुना 250 मिलीलीटर है। ये गुना करने की आवश्यकता नहीं है, आगे जाके वो विभाजित हो जाएगा। अब देखिए कुल दूध आ गया मिलीलीटर में, एक बोतल की धारिता भी मिलीलीटर में है ही। अब दोनों एक हो गया, तो अब भाग दे दीजिए। लिखिए इसीलिए बोतलों की संख्या, इसीलिए बोतलों की संख्या क्या होगा, कुल दूध कितना है 149 गुना 250 मिलीलीटर, और भाग किसे करना है, एक बोतल की धारिता 250 मिलीलीटर से। ठीक है ना, यहां नहीं कुछ तो बटे 1 कर दीजिए। 149 गुना 250 मिलीलीटर, भाग को जैसे ही गुना किया तो ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा 1/250 मिलीलीटर। ये तो इकाई हट जाएगा, 250 एकम 250, कितना बच गया 149/1 है ना, 1 से गुना किए यानी 149 फिर से आ गया। फिर से आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि सीमा और सिराज के घरों के बीच की दूरी 666.66 मीटर है। उनके घरों के बीच की दूरी मीटर में जो दिया हुआ है के अंकों के मानों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। कहता है सैकड़े के स्थान पर 6 का मान इकाई के स्थान पर 6 के मान का 10 गुना है। सैकड़े के स्थान पर 6 का मान इकाई के स्थान पर 6 के मान का 1/10 है। इकाई के स्थान पर 6 का मान दहाई के स्थान पर 6 के मान का 1/10 है। दहाई के स्थान पर 6 का मान सैकड़े के स्थान पर 6 के मान का 1/100 है। देखिए हम लोग करेंगे क्या, बिल्कुल आसान सवाल है। हम लोग पहले लिख लेंगे 666.66 मीटर। ठीक है, तो ये दशमलव के ठीक बाद इकाई होता है, और इसके बाद दहाई होता है, इसके बाद सैकड़ा होता है। सैकड़ा यानी 100 गुना, दहाई यानी 10 गुना, इकाई यानी 1 गुना। दशमलव के ठीक बाद दशांश होता है यानी 1/10। इसके बाद शतांश होता है यानी 1/100। इसका हम लोग क्या करेंगे, पहले स्थानीय मान निकाल लेंगे। स्थान पर का मान है स्थानीय मान, तो इकाई है तो 6 इकाई यानी कि 6 हो गया। 6 दहाई यानी कि 60 हो गया। 6 सैकड़ा यानी कि 6 पर 2 संख्या है तो 2 शून्य। दशमलव है, इसके बाद दशांश होता है, इसके बाद दशांश होता है। दशांश का अर्थ हुआ 6 का दशांश, 6 का 1/10 यानी 6 गुना 1/10 यानी कि 6/10।
यहाँ शतांश है 6 का 1/100 यानी कि 6/100। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे सैकड़े के स्थान पर। तो सैकड़े के स्थान पर जो 6 है, सैकड़े के स्थान पर जो 6 है, इसका मान यहाँ पर 600 है। तो सैकड़े के स्थान पर 6 का मान, इकाई के स्थान पर 6 का मान, तो इकाई के स्थान पर जो 6 का मान है 6 के मान का 10 गुना है। क्या इसका 10 गुना 6 दें 60 600 के बराबर है? नहीं है, ये 600 ये 60 ही होता है। पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन कहता है कि सैकड़े के स्थान पर 6 का मान, तो सैकड़े के स्थान पर 6 का मान 600 होगा। इकाई के स्थान पर 6 के मान का, इकाई के स्थान पर 6 का मान 6 ही होगा। कहता है 6 का 1/10, 6 का 1/10 यानी 6 का मतलब गुना 1/10 यानी 6/10 आता है, यानी 0.6 आता है। ये दोनों बराबर हुआ? नहीं हुआ, ये ऑप्शन गलत है। अब कहता है इकाई के स्थान पर 6 का मान, तो इकाई के स्थान पर 6 का मान तो 6 ही है। कहता है दहाई के स्थान पर 6 के मान, दहाई के स्थान पर 6 का मान 60 है का 1/10, इसका 1/10 कर दीजिए, यानी कि इधर तो 6 है, यहां देखिए 60 का मतलब गुना 1/10, शून्य से शून्य कट जाएगा, 6 एकम 6/1 यानी कि 6। ये दोनों बराबर यहां पर आ रहा है, ये ऑप्शन सही लगता है। चौथा ऑप्शन हम लोग देख लेंगे, दहाई के स्थान पर 6 का मान, दहाई के स्थान पर 6 का मान, दहाई के स्थान पर 6 का मान तो 60 ही हुआ, स्थान पर है स्थानीय मान। सैकड़े के स्थान पर 6 का मान, तो सैकड़े के स्थान पर 6 का मान 600 होगा का 1/100 का मतलब गुना 1/100, 2 शून्य 2 शून्य करिए, ये 6 होता है और यहाँ पर 60 है। दोनों बराबर है? नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बराबर आया तीसरे नंबर पर, यानी ये ऑप्शन भी गलत है। इस तरीका से ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे कहता है अक्षर H में सममित रेखाओं की संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग अक्षर H लिख लेंगे और H लिखेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग मोटा कर लेते हैं, ठीक है ना। इसमें कहता है कि सममित रेखा कैसे खींचेंगे और कितने खिंचाएंगे, खिंचाएंगे या नहीं खिंचाएंगे। मान लीजिए H अक्षर है, ठीक है। इसमें सममित रेखा हम लोग किधर किधर से खींच सकते हैं। सम मतलब बराबर, मित मतलब माप, बराबर माप में हम कहां से इसको बांट सकते हैं। ऐसा कहां से हम बांट देंगे कि दोनों बराबर भाग में बंट जाएगा। चलिए हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टली, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल इस तरीका से यदि हम बांटेंगे तो ये भाग पूरा पूरा इसको ढक लेगा, यानी एक सममित रेखा इस तरीका से हम लोग खींच सकते हैं। दूसरा सममित रेखा हम चाहें तो इसके बीच से वर्टिकल बीच से एकदम काटेंगे तो ये इसको ढक लेगा। इसके अलावा तीसरा हम लोग कहां से खींचेंगे, यदि इधर से खींचेंगे तो ये इसको ढक नहीं पाएगा, आगे बढ़ जाएगा ये लाइन। तो इस तरीका से H अक्षर में सिर्फ दो ही, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, दो सममित रेखा संभव है। इस तरीका से ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है, यानी H अक्षर में सिर्फ और सिर्फ दो ही सममित रेखा संभव है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है 3 मित्र 24 घंटे की घड़ी का समय 12 घंटे की घड़ी के समय में निम्न प्रकार बदलते हैं। ठीक है, दिया हुआ है 12 घंटे घड़ी में 23:45 हो रहा है, तो 24 घंटे घड़ी में 23:45 हो रहा है, तो 12 घंटे घड़ी में क्या होगा, इस तरीका से दिया हुआ है। कहता है कि किसने गलत कन्वर्ट कर दिया है। देखिए हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। रात 12 बजे, रात 12 बजे, ठीक है, 12 घंटे वाली घड़ी में, 12 घंटे वाली घड़ी में और 24 घंटे वाली घड़ी में, 24 घंटे वाली घड़ी में। ध्यान दीजिएगा,
रात 12 बजे, 12 बजे रात में, 12 बजे रात में। यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा 0000, या इसको ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, माफ कीजिएगा, 12 बजे वाली में ठीक 12:00 AM रहेगा लिखा हुआ, और यहां पर लिखा रहेगा 24 बजे, लेकिन जनरली अब 24 नहीं, आपको 00 ही दिखेगा, रात ठीक 12 बजे, और यहां पर दिखेगा आपको AM। ठीक है, 1 बजे रात में, 1 बजे रात में क्या होगा, यहां पर बच जाएगा आपको 1 बजे AM, और यहां पर आपको बच जाएगा 1 बजे। इस तरीका से दिन के 12 बजे तक, दिन के 12 बजे तक, यहां पर भी बजेगा 12:00, 11:59 तक होगा। दिन के 12 बजे ठीक यहाँ AM हट के PM हो जाएगा। AM मतलब आप समझ लीजिएगा अपराह्न मत, एंटी मेरिडियन होता है, यानी कि पूर्वाह्न। कभी भी AM से अपराह्न मत समझिएगा, एंटी मेरिडियन पूर्वाह्न होता है। यहां भी रात 1 बजे पूर्वाह्न ही हुआ। ठीक है, 11:59 तक, 11:59 सेकेंड तक आपको पूर्वाह्न रहेगा। जैसे ही 12 बजेगा तो ये 12 घंटे वाली घड़ी में 12 PM हो जाएगा, 12 PM हो जाएगा, और यहां पर आपको 12 ही बजेगा, AM PM इसमें नहीं रहता है। अब जैसे ही इसमें दिन के 1 बजे, दिन के 1 बजे यहां पर 1 PM दिखाएगा, PM मतलब अपराह्न, यहीं से शुरू होता है इनका 13वां, 12 और 1 यहां पर आपको दिखाएगा कि 13 बज रहा है। ठीक है, फिर दिन के 2 बजे, दिन के 2 बजे यहां पे 2 बजे PM दिखाएगा, यहां आपको दिखाएगा 12:2 14, सिर्फ 14 दिखाएगा। अब आप समझिए, यहां से PM शुरू हुआ, यानी PM को बोलेंगे अपराह्न, अपराह्न, और यहीं से 12 के बाद 13, 14, 15, 16 शुरू होता है और 24 तक बजता है। तो यहां मान लीजिए 13 बज रहा है, 13 बज रहा है, तो 12 से जैसे ही अधिक हुआ तो समझ लीजिए कि अपराह्न शुरू हो गया है। 24 घंटे वाली घड़ी में 12 के बाद जैसे ही 13 बजा, समझ लीजिए कि यहीं से अपराह्न, इसी 12 के बाद से अपराह्न शुरू हो गया है। ठीक है ना, तो 13 बजे कितना अपराह्न, तो हम क्या करेंगे, इस 13 में से 12 निकाल देंगे, 13 में से 12 गया तो 1 बजे अपराह्न, 1 बजे अपराह्न। 14 बजे इसमें से 12 निकाल दीजिए, 2 बचेगा, यानी 2 बजे अपराह्न, यानी 12 से अधिक हुआ 24 घंटे वाली घड़ी में अपराह्न शुरू हो जाता है। तो यहां पर देखिए 12 से अधिक हुआ, 12 से अधिक हुआ, ये अपराह्न का समय है, अपराह्न सही है। अब कितना बजे अपराह्न, तो इसमें से 12 निकाल दीजिए, ये बच जाएगा 11:45 अपराह्न, ये बिल्कुल सही लिखा है। यहां देखिए 12 से अधिक हुआ अपराह्न शुरू, यानी दिन में 12 बजे के बाद 12 बजे से अपराह्न शुरू होता है, तो 12 के बाद यहां 1 बजता है 12 घंटे वाली घड़ी में, लेकिन 24 घंटे वाली घड़ी में सिर्फ 13 दिखाता है, तो 13 में से 1 निकाल दीजिए, 13 में से 12 निकाल दीजिए, 1 बचेगा, यानी 1 बजे अपराह्न हुआ। ठीक है, 18 बजे यहां दिखा रहा है, तो 12 से अधिक हुआ, समझ लीजिए वो अपराह्न का समय है, यानी दोपहर 12 बजे के बाद का समय चल रहा है। तो 18 बजे कितने बजेगा, तो 18 में से 12 निकाल दीजिए, यानी 6 बजे अपराह्न है, यानी कि संध्या का समय है। 12 निकालिए, 12 से अधिक हुआ, समझ लीजिए अपराह्न शुरू हो गया है। ठीक है ना, अब कितने बजे, तो उसमें से 12 निकाल दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे 14, तो 12 निकालिए, 2 हो गया। यहाँ पर 16 है, इसमें से 12 निकाल दीजिए, 12 से अधिक है ना, तो ये 4:30, और 12 से अधिक है तो यहाँ अपराह्न होना चाहिए, यहाँ दे दिया पूर्वाह्न, यही गलत कर दिया है। यहां भी 19:28 बज रहा है, तो 12 से ज्यादा है ना, अपराह्न शुरू हो गया है, तो उसमें 12 निकाल दीजिए, तो 19 में से 12 गया 7:28, और जैसे ही 12 से अधिक है तो अपराह्न, ये सही लिखा है। इस हिसाब से देखते हैं तो चीकू भी सही लिखा है और पिंकी भी सही लिखा है। बिट्टू क्या किया है कि 12 से अधिक बज रहा था 24 घंटे वाली घड़ी में, तो इसको अपराह्न कर देना था, है ना, ये पूर्वाह्न लिख दिया, यानी सिर्फ यही तो गलती किया है बिट्टू।
यानी केवल B2 ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि सोनम की पानी की बोतल में 1 लीटर पानी आता है, उसने 275 मिलीलीटर पानी पिया और उसकी मित्र नैना ने 250 मिलीलीटर पानी पिया, बोतल में अब कितना पानी बचा है। बहुत ही आसान सवाल है। उसके बोतल में पानी कितना है, तो 1 लीटर है और हम जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, पानी खर्च कितना हुआ, खर्च हो गया, आपको खुद पी ली थी 275 ml मिलीलीटर प्लस इसकी मित्र नैना ने 250 ml यानी मीटर पी ली थी। ये कुल खर्च हो गया 275 और 250 यानी कि 525 मिलीलीटर पानी खर्च हो चुका है। ठीक है, जब 525 खर्च हो चुका है तो बचा कितना, इसीलिए शेष पानी, इसीलिए शेष पानी था कितना 1000 मिलीलीटर, दोनों में कितना खर्च कर दिए 525, इसको माइनस कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। सिंपल ही है, 1000 में से आपको माइनस करना है 525, यहाँ तो होगा नहीं माइनस, यहाँ से भी दीजिएगा 1 दाएं 10, फिर 1 निकालिएगा इसको दीजिएगा, यहाँ बचेगा 9, 1 दाएं 10, फिर 10 से 1 निकालिए आगे देने के लिए 9, 1 दाएं 10, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 5 गया 475 मिलीलीटर, 475 मिलीलीटर। इस तरीका से ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब है। बहुत आसान सवाल है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि सौरभ अपना घर बदल रहा है, उसने अपना सामान एक घोड़ा गाड़ी पर रखा जो 300 किलोग्राम से अधिक भार नहीं उठा सकती है। घोड़ा गाड़ी पर 300 केजी से अधिक आप लोड नहीं कर सकते हैं, वो खींच ही नहीं पाता है। उसने निम्नलिखित भार का घोड़ा गाड़ी पर रखा, गेहूं की बोरी 150 किलोग्राम 150 किलोग्राम, चावल की बोरी 55 किलोग्राम, अलमारी 68 किलो का है 68 ग्राम है 68 किलोग्राम है, पानी की टंकी 75 किलोग्राम है, बर्तन 20 किलोग्राम है। कहता है किस वस्तु को हटाया जाए जिससे कि भार 300 किलोग्राम के बराबर रहे, पानी की टंकी को या चावल की बोरी को, अलमारी को या बर्तन को। देखिए घोड़ा गाड़ी पर अधिकतम आप 300 लोड कर सकते हैं, तो पहले हम देखेंगे कि आखिर ये है कितना। ठीक है, इसको जब हम जमा करते हैं एक जगह, ये जब 8 5 13 5 18 का 8 1 बच जाता है, 5 5 10 6 16 7 23 2 25 1 26 का 6 हासिल 2, 368 किलोग्राम ये टोटल है। और हमको वजन कितना 368 केजी ये लोड कर दिया गया है कुल। हमको अधिकतम कितना जमा दे सकते हैं 300 किलोग्राम ही, तो कितना अधिक हो गया इस पर 68 केजी अधिक हो गया है, 68 किलोग्राम जो है अधिक हो गया है। ठीक है ना, तो 68 केजी का कोई सामान होगा तो उसको हम लोग उतार लेंगे, तो 68 केजी का आपको अलमारी है, इसको उतार लेंगे तो मेरा 300 किलोग्राम के बराबर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है कि 3 यानी कि अलमारी को आप उतार देते हैं तो 68 किलोग्राम जो ज्यादा आपका वजन हो रहा है वो निकल जाएगा, तो 300 बचेगा। इसको छोड़ देंगे तो बाद बाकी चारों को जोड़ेंगे तो 300 किलोग्राम के बराबर आ जाएगा। बहुत आसान सवाल था, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सी ज्यामिति की महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, दृश्यीकरण, पक्षांतर, रूपांतरण। इन तीनों में कौन सा ज्यामिति में हम अधिक उसका उपयोग करते हैं, इसकी प्रक्रिया अधिक करते हैं। ज्यामिति देखिए ये एक यूनानी शब्द है, हम इसको अब जब पढ़ाएंगे ना तो उस समय हम चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज की चर्चा करते हैं, वर्ग की चर्चा करते हैं, आयत की चर्चा करते हैं, समचतुर्भुज की चर्चा करते हैं, समांतर चतुर्भुज की चर्चा करते हैं, वेद की चर्चा करते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि इनको दिखाने के लिए, और जैसे घन घनाभ ये सब जो आता है तो हम लोग क्या करते हैं, घन में कितने फलक हैं, घन में कितने फलक हैं, तो 6 फलक को अलग अलग करके दिखाते हैं, उनको प्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं कि ये देखिए ये 6 फलक है। तो ज्यामिति में दृश्यीकरण यानी दिखाने का काम सबसे ज्यादा होता है। ठीक है ना।
बेलन को खोल के दिखाते हैं कि इसमें दो सतह है, कौन कौन है, कौन बेलना, कौन वृत्ताकार है और कौन आयताकार है ना। तो इसमें क्या होता है, ये बेलन है, तो इसमें दृश्यकरण का प्रक्रिया बहुत ज्यादा होता है। कोई तार है, उसको मोड़ के हम लोग क्या करते हैं, आयत बनाते हैं, फिर उसी को मोड़ के हम लोग क्या करते हैं, वर्ग बनाते हैं, तो उसका रूपांतरण भी करते हैं, उसका हम लोग रूपांतरण भी करते हैं। जैसे वर्ग को एक तार है, उसको हम वृत्त बना लिए, उसी को हम त्रिभुज बना लिए, रूपांतरण कर रहे हैं, उसका रूप को बदल रहे हैं। तो अभी एक मेरे पास मान लीजिए कि एक तार है, ठीक है, उस तार से हम लोग क्या करेंगे, वृत्त भी बना लेंगे। जैसे मान लीजिए एक लंबा तार है, ठीक है, ठीक है, अभी ये रेखाखंड है मान लीजिए, इसको हम गोल करके वृत्त बना लेंगे, फिर इसको हम ये करके हम त्रिभुज बना लेंगे इस तरीका से, है ना, इसको तरह हम त्रिभुज बना लेंगे, फिर इसको हम ऐसे करके आयत बना लेंगे, फिर इसको हम चारों बराबर करके, है ना, चारों बराबर करके हम वर्ग बना लेंगे। तो क्या होता है कि यहाँ पर रूपांतरण भी होता है। और कोई फलक है मान लीजिए, इसे ये आयताकार फलक है, ठीक है, और ये बेलनाकार है, तो इसमें कितने फलक हैं, इसको अलग अलग करके हम लोग दिखाते हैं, तो वो दृश्यकरण हो गया, ठीक है। और हम लोग इसे बेलनाकार है, इसमें दो वृत्ताकार है और एक वक्र क्षेत्रफल है जो आयताकार होता है। तो इस तरीका से हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रदर्शन करते हैं। और इसी में क्या करते हैं, हम लोग चेंज करके आकृति को बदलते हैं। तो ज्यामिति में दृश्यीकरण और रूपांतरण बहुत ज्यादा होता है, इसी प्रक्रिया यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। पक्षांतर कहाँ होता है, जब हम समीकरण कोई रहता है वहां हम बोलते हैं कि पक्षांतर कीजिए। क्या कीजिए, पक्षांतर, यही लिखते हैं पक्षांतर। देखिए बराबर से पहले LHS होता है और बराबर के बाद RHS होता है, क्लियर है। तो LHS और RHS में हम लोग क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं। जैसे LHS और इधर RHS, मान लीजिए तराजू का दो पलड़ा है, ये बीच में डंडी है पकड़े हुए हैं, ये बायां पलड़ा है और ये दायां पलड़ा है। तो सवाल में इसको बोलते हैं LHS को, L से होता है लेफ्ट, H से होता है हैंड और S से होता है साइड। लेफ्ट मतलब बायां, हैंड मतलब हाथ, साइड मतलब भाग, किनारा, है ना। मतलब कि बाएं हाथ वाला साइड, इसको एक शब्द में कहते हैं बायां पक्ष, एक शब्द में कहते हैं बायां पक्ष। RHS, R से वही राइट, हैंड, S से हो गया साइड। राइट मतलब दाहिना या दायां, हैंड मतलब वही हाथ, साइड मतलब किनारा, बगल, किनारा, भाग, किनारा, बगल, साइड, है ना, भाग। ये हो गया दाएं हाथ तरफ वाला पक्ष या भाग। इसको एक बार में एक शब्द में बोलते हैं दायां पक्ष, दायां पक्ष, ठीक है ना। LHS बायां पक्ष, RHS दायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो होता क्या है, समीकरण जब हम लोग पढ़ते हैं, जब हम पक्षांतर करते हैं, LHS की चीज को RHS में भेजते हैं या RHS की चीज को हम LHS में भेजते हैं, तो क्या होता है कि प्लस जब जाता है इधर से इधर चाहे इधर से इधर, तो वो माइनस हो जाता है, और माइनस जब जाता है तो प्लस हो जाता है, गुना जब जाता है तो भाग हो जाता है, और भाग जब जाता है तो गुना हो जाता है। यानी हम एक बार में कहें तो पक्षांतर का सबसे अधिक उपयोग हम लोग समीकरण वगैरह में करते हैं, तो ज्यामिति में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं है। इस आधार पर हम देखें तो A और C बिल्कुल ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हम ज्यामिति में, इसका अधिक इस्तेमाल करते हैं हम लोग बीजगणित में, समीकरण में, ठीक है। तो इस तरीका से ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो समझ गए आप लोग, ज्यामिति में दृश्यीकरण मतलब प्रत्येक पार्ट को खोल खोल के दिखाना, रूपांतरण रूप को बदलना, है ना। एक ही तार है तो उसी को वृत्त बनाना, त्रिभुज बनाना, आयत बनाना, वर्ग बनाना, है ना। तो रूप को बदलना, रूपांतरण। तो ज्यामिति में ये दोनों अधिक होता है। पक्षांतर की चर्चा आई, LHS लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष, RHS दाहिना पक्ष, प्लस जाता तो माइनस, माइनस गया तो प्लस, गुना गया तो भाग, भाग गया तो गुना, चाहे इधर का उधर, चाहे उधर का इधर आ। तो इस तरीका से ज्यामिति में दृश्यीकरण और रूपांतरण सबसे अधिक उपयोग होता है, इसका भी यहाँ महत्व नहीं होता है, इसीलिए A और C बिल्कुल सही जवाब है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए हम 2 मिनट के लिए एक चर्चा करेंगे, जो थोड़ा बहुत कसर रह गया था उसमें हम चर्चा कर लेते हैं। सवाल नंबर 13 पर 12 घंटे वाली घड़ी और 24 घंटे वाली घड़ी। जनरली ये घड़ी जो है ना आपको रेलवे में देखने को मिलेगा, और आजकल मोबाइल में भी ऐसा मोड आ गया है कि आपको ये घड़ी देखने को मिल जाएगा यदि ये आप मोड कर दीजिएगा 24 घंटे वाली। और एक चीज हम क्लियर कर देते हैं, AM और PM। AM मतलब अपराह्न और PM मतलब पूर्वाह्न लोग समझ बैठते हैं, जबकि ये जस्ट उल्टा है। AM का अर्थ होता है एंटी मेरिडियन, एंटी मेरिडियन, और PM का अर्थ होता है पोस्ट मेरिडियन। ठीक है, पोस्ट मेरिडियन। इसका हिंदी में होता है पूर्वाहन, पूर्वाहन होता है, और इसका PM का अर्थ अपराहन होता है। अक्सर लोग AM मतलब अपराहन समझ लेता है और PM मतलब पूर्वाहन समझ लेता है, जो कि जस्ट उल्टा है, गलत है, गलत नहीं। AM एंटी मेरिडियन यानी पूर्वाहन, PM मतलब पोस्ट मेरिडियन यानी अपराहन। कभी भी P से पूर्वाहन और A से अपराहन नहीं समझना है। क्लियर है? चलिए 12 घंटे वाली घड़ी और 24 घंटे वाली घड़ी में क्या अंतर है देखिए, हम थोड़ा चर्चा कर देते हैं। रात 12 बजे, रात 12 बजे इस घड़ी में स्पष्ट दिखाएगा कि आपको ठीक 12 बज रहा है। ये आपको दिखाएगा 12:00, लेकिन AM दिखाएगा। ठीक है, इसमें आपको 24 बजे दिखाएगा पूरा पूरी, लेकिन 24 तो दिखाता ही नहीं है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए 00 दिखाया जाएगा। ठीक है ना, 24 नहीं दिखाता, 00 ये ही दिखाता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, रात 12 बजे। ठीक है ना, यहां पर AM PM दिखता है, इसमें AM PM नहीं, सीधे टाइम दिखता है 24 घंटा का 24 घंटा। 1 बजे क्या हो जाएगा, यहां पर 1 बजे AM हो जाएगा, और यहां पर सीधा 1 बजेगा, कोई AM PM नहीं, 1 बजे रात में। ठीक है, चलिए 6 बजे सुबह में, 6 बजे सुबह में क्या होगा, यहां पर दिखेगा 6 बजे AM दिखेगा, और यहां पर सिर्फ 6 बजे दिखेगा। क्लियर है? अब देखिए, जैसे ही 12 बजे दोपहर होगा, 12 बजे दोपहर होगा, तो यहां पर 11:59 तक AM रहता है। जैसे ही 12 बजता है ये तुरंत 12:00 PM हो जाएगा। PM का अर्थ हुआ कि अब अपराह्न शुरू हो गया है। 12 बजे दोपहर में अपराह्न अब शुरू हो गया है, AM हट के PM हो जाता है, और यहां पर ठीक 12 बजेगा, बस ऐसे ही दिखाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 बजे दिन में, 1 बजे दिन में क्या हो जाएगा, 1 बजे दिन में यहां पर दिखाएगा 1 और साथ में दिखाएगा PM, पोस्ट मेरिडियन यानी कि अपराह्न, दिन 12 बजे के बाद, और यहां दिखाएगा 12 के बाद 1 बजे, 12 में 1 जोड़ दीजिए यानी 13 बजे दिखाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए शाम 6 बजे, शाम 6 बजे, 6 बजे शाम में यहां दिखाएगा 6 बजे PM यानी अपराह्न, और ये हो जाएगा सीधा 18 बजे। तो कहने का ये अर्थ है कि 24 घंटे वाली घड़ी में सीधा देखिए 12 तक बज रहा है, तो रात 12 बजे से लेके दिन के 12 बजे तक रहता है, और जैसे ही दोपहर के बाद शुरू होता है तो 13 से शुरू हो जाता है, यानी यहीं से अपराह्न शुरू हो जाता है, यानी दोपहर के बाद का समय। ठीक है, मान लीजिए इस तरह से यहां बज रहा है, मान लीजिए 23 बज रहा है, 23 बज रहा है, तो 12 से अधिक है, तो समझ लीजिए अपराह्न का समय चल रहा है। और अपराह्न का कितना बज रहा है, इसमें से 12 निकाल दीजिए, 11 बजे अपराह्न चल रहा है, 11 बजे अपराह्न चल रहा है, यानी कि 11 बजे अभी जो कुछ देर में रात होगा वो रात, 11 बजे रात। इसको आप लोग मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, 12 से अधिक बजा 24 घंटे वाली घड़ी में अपराह्न शुरू हो गया है, 12 घंटे वाली घड़ी में। अब एक चीज आप लोग जान लीजिए, 12 बजे रात से 12 बजे रात से 12 बजे दिन तक, 12 बजे दिन तक पूर्वाह्न होता है, यानी कि AM होता है, यहां से यहां तक AM होता है, और दिन के 12 बजे से 12 बजे
दिन से 12 बजे रात के पहले तक, 12 बजे रात तक कर दीजिए, रात तक अपराह्न होता है, यानी कि इसको पीएम कहिए। तो 12 बजे रात से जब शुरू होता है तो 12 बजे दिन से 1 सेकंड पहले तक पीएम ही रहता है। जैसे ही 12 बजा वो, माफ कीजिएगा, 12 बजे रात से 12 बजे दिन तक, ठीक है। 12 बजे रात से लेके दिन के 11:59 तक वो पूर्वाह्न नहीं रहता है। जैसे ही 12 बजा तुरंत ये अपराह्न शुरू हो जाता है, और वो रात के 11:59 तक, ठीक 12 बजे से पहले तक वो अपराह्न रहता है। फिर जैसे ही 12 बजा फिर पूर्वाह्न शुरू हो गया। 1 सेकंड का आप लोग बैठ समझिएगा। यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये समझ गए हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है। आप लोगों से बस वही रिक्वेस्ट है, आप लोग यहाँ तक पेशेंस से देखें। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर करें। धन्यवाद।